हेलो एवरीवन, आई होप आपने पिछला सभी पढ़ लिया होगा। 2 वीडियोस मैंने सेंड की थी रिगार्डिंग एल्गा 9 लेवल। अगर आपने पहले वाली नहीं देखी है तो पहले वाली 2 वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फोनिक्स। आज हम पढ़ेंगे वाउल्स विद आर साउंड। हमने आर साउंड में कुछ वर्ड्स पढ़ लिए थे, आज हम वाउल्स पढ़ेंगे जिसमें आर साउंड आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AIR EAR, इन दोनों में देखो आर साउंड भी है और ए और आई वाउल भी है, ए और ई वाउल भी है और आर साउंड भी है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थोड़े बहुत मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, वो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हेयर, ईयर, स्टेयर, गेयर, ये क्या है? सारे आर साउंड से जितने भी वाउल्स के साथ वर्ड्स बन सकते हैं वो सब वर्ड्स हैं। ठीक है, फिल अप्स विद करेक्ट वाउल एंड आर पैटर्न, इसमें आपको EAR या AIR लगाना है। ठीक है, जो भी आपको मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखता है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे H लिखा है और 3 डैश है अपने पास, यहाँ पे भी H है और 3 डैश है। तो ऑब्वियसली एक में मैंने अपने पास 2 ही ऑप्शन है, EAR और AIR, तो दोनों इसमें ऐड हो सकते हैं क्योंकि हीयर का मतलब होता है सुनना और हेयर का मतलब होता है, तुम्हें पता है, बाल। तो दोनों का मीन है, तो H के साथ मैं दोनों को ऐड कर सकती हूँ। अब CH के साथ EAR का कोई मतलब नहीं होता। CHEAR हैज़ नो मीनिंग, बट CHAIR हैज़ मीनिंग। ये क्या बन गया? चेयर। अब D के साथ AIR हैज़ नो मीनिंग, बट DEAR हैज़ मीनिंग, इट मीन्स डियर। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज इनर करेक्टर ट्रेड्स। अब इनर करेक्टर ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स मीन्स क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है क्वालिटीज़, जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं ट्रेड्स। राइट, अब इसमें देखो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ये किस लिए बनाया है टेबल? आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, अगर आपको किसी भी करेक्टर के बारे में, जो स्टोरी में करेक्टर यूज़ किया हुआ है, अगर आपको अपने वर्ड्स के बारे में कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है कि वो कैसा फील कर रहा था, वो कैसा था, उसका नेचर कैसा था करेक्टर का, जो लेसन में दिया हुआ है, और आपको अपने वर्ड्स में बनाना है, तो वहाँ पे ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टेबल मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इसलिए आपको ऑनलाइन वीडियो में पढ़ाया गया था कि आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए ताकि आप फ्रिक्वेंटली उनको आंसर्स में यूज़ कर सको। ठीक है, तो ये कॉमन ट्रेड्स कौन कौन से हैं? नाइस, मीन, मीन मतलब होता है सेल्फिश। ठीक है, हैप्पी, स्मार्ट, सैड, ये सारे क्या हैं? कॉमन ट्रेड्स, मतलब कॉमन क्वालिटीज़ होती हैं जो इंसानों में, वो ये सब हैं। ठीक है, अब ये सिमिलर मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब नाइस का सिमिलर मीनिंग कौन है? हेल्पफुल। मतलब अगर मैं बोलूँ ही इज़ ए नाइस मैन, तो ही इज़ ए हेल्पफुल मैन, ही इज़ फ्रेंडली। इन दोनों तीनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, तो मीन मतलब सेल्फिश। रूड, मीन का मतलब रूड भी होता है, अनकाइंड भी होता है, अनफ्रेंडली भी होता है और क्रूअल भी होता है। ठीक है, और सेल्फिश भी होता है। तो मीन का मतलब समझ में आ गया। ये सारे क्या हैं? मीन के सिनोनिम्स हैं। ये दोनों क्या हैं? नाइस के सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग। ठीक है, अब ये तीनों क्या है? हैप्पी पर्सन के सिनोनिम है। जैसे अगर मैं बोलूँ शी इज़ ए हैप्पी गर्ल, शी इज़ ए चीयरफुल गर्ल, शी इज़ ए जॉयफुल गर्ल, शी इज़ ए ग्लैड गर्ल, तो इन तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ माई टीचर इज़ स्मार्ट, या फिर मैं बोलूँ माई स्टूडेंट इज़ स्मार्ट, या फिर मैं बोल सकती हूँ माई स्टूडेंट इज़ वाइज, माई स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट, माई स्टूडेंट इज़ क्लेवर, तो इन चारों का मतलब सेम है। ठीक है, ही इज़ सैड, ही इज़ सीरियस, ही इज़ ग्लूमी, इन तीनों का मतलब भी सेम है। तो ये सारे मैंने किस लिए पढ़ाए हैं? ताकि आप कहीं पे भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सको अगर आप अपनी लैंग्वेज में कोई आंसर बनाना चाहते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को सेल्फिश बोलना चाहते हो तो आप इनमें से अगर 2 वर्ड्स भी याद रख पाते हो तो आप फ्रिक्वेंटली उसको वहाँ पे यूज़ कर लोगे। राइट, अब 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं, इनर ट्रेड्स और आउटर ट्रेड्स। इनर ट्रेड्स मतलब जो हमारा नेचर होता है। ठीक है, जो नेचर वाइज इंसान होता है उसको बोलते हैं इनर क्वालिटीज़। एक होती है आउटर क्वालिटीज़। आउटर क्वालिटीज़ में मतलब फिजिकल ट्रेड्स जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, व्हाट वी सी, दिख रहे हो, ये आईज दिख रही हैं, मतलब जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो किसी इंसान में,
जिसके लिए आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो होते हैं आउटर ट्रेड्स, फिजिकल ट्रेड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट के लिए उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हेयर उसके कैसे हैं, हेयर कलर कैसा है। ठीक है, शर्ट कौन सी पहननी है, कौन से कलर की पहननी है, उसकी हेल्थ कैसी है, मोटा है पतला है, ये सब आपको दिखाई देता है आँखों से। तो जो चीज़ें आप अपनी आई से देख सकते हो वो होते हैं आउटर क्वालिटीज़, और जो चीज़ें उसका नेचर होता है जिसके लिए आपको इंसान को जानना ज़रूरी है वो होते हैं इनर क्वालिटीज़ या फिर इनर ट्रेड्स। व्हाट ए पर्सन थिंक्स, सेज, फील्स, डज, क्या एक इंसान करता है, सोचता है और फील करता है, वो सब क्या होते हैं, इनर ट्रेड्स। तो ये हमारा इनर कैरेक्टर ट्रेड्स हो गए हैं, ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज अपोस्ट्रोफी। मैंने पिछली वीडियो में पंक्चुएशन स्टार्ट किया था और पंक्चुएशन में फर्स्ट टॉपिक मैंने कोमा लिया था, कोमा को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब पंक्चुएशन में नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है अपोस्ट्रोफी। इसको मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आपको इसको प्रोनाउंस करना सही आए। क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी, बट वी कॉल इट अपोस्ट्रोफी। अब इसको कहाँ पे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, देखते हैं। When any object belongs to a subject, we put an apostrophe to subject with s। कैसे लगता है, एक कोमा ऊपर, उसके आगे क्या लगता है, s, ऐसे लगता है ये अपोस्ट्रोफी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का से बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। टू सब्जेक्ट विद एस, कहाँ पे लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, राम्स बुक इज लॉस्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम्स बुक इज लॉस्ट, या फिर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, द बुक ऑफ राम इज लॉस्ट। एक ही मतलब है, दोनों का सेम मीनिंग है कि राम की बुक खो गई। ठीक है, जहाँ पे ऑफ का साउंड आएगा वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगेगा। और मैंने बोला कि अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, किसकी बुक खोई है, राम की। तो सब्जेक्ट ये रहा लिखा हुआ एस, सब्जेक्ट मैंने फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट के साथ मैंने कोमा और एस लगा दिया, मतलब राम की बुक खो गई। मतलब जहाँ पे ऑफ का साउंड आएगा वहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगा। मतलब हिंदी में अगर हम उसको बोल के देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा साउंड आएगा, की, का, मतलब राम की बुक खो गई। तो की का साउंड कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, राम की बुक। तो राम के की यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने राम के साथ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस। और इसको दूसरी सेंस में कैसे लिख सकते हैं, इस बुक को उठा के आगे रख देंगे, द बुक ऑफ, अपोस्ट्रोफी की जगह ऑफ लगा देंगे क्योंकि ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, के, की। ठीक है, द बुक ऑफ राम इज लॉस्ट, ये वाला सेम, अपोस्ट्रोफी की जगह ऑफ, ऑब्जेक्ट को आगे, सब्जेक्ट को बाद में, दोनों का मतलब सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉयज पेंसिल। ठीक है, इसको मैं दूसरी सेंस में कैसे लिखूंगी, अब इसमें बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, पेंसिल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लगा दूंगी, द पेंसिल, अपोस्ट्रोफी की जगह ऑफ, और इस सब्जेक्ट को पीछे। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, सेम, कि बॉय की पेंसिल, किसकी पेंसिल, बॉय की साउंड कहाँ पे आ रहा है, बॉय के बाद आ रहा है, बॉय की पेंसिल। तो जहाँ पे की का साउंड आएगा वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगता है, बॉय की पेंसिल। तो यहाँ पे बॉय के बाद की साउंड आ गया तो मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला जो ए पार्ट था वो कैसे लगता है, पहले कोमा उसके बाद एस। ठीक है, अब जो बी पार्ट है इसमें अपोस्ट्रोफी एस के बाद में लगता है। ये किस केस में लगता है, जहाँ पे प्लूरल होता है और जिसका एंड एस से होता है। दो टाइप के प्लूरल होते हैं, एक तो वो वाले प्लूरल जिनका एस से एंड होता है, और एक वो प्लूरल जिनका एस से एंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, इसमें लास्ट में एस तो नहीं आ रहा, पर ये इस चाइल्ड का प्लूरल तो है ना चिल्ड्रन, एस तो नहीं आ रहा। तो ये वाला जो एस के बाद अपोस्ट्रोफी है ये सिर्फ उसी केस में लगेगा, उसी प्लूरल में लगेगा जिनका एंड एस से होता है, बाकी सारे वैसे ही लगेंगे, पहले अपोस्ट्रोफी फिर एस। पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी तब लगेगा अगर कोई प्लूरल है और उसका एंड किससे हो रहा है, एस से। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर मुझे
बच्चों का रूम, का साउंड बीच में आ रहा है, बच्चों का, तो बच्चों के बाद आएगा अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे एस ऑलरेडी नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपोस्ट्रोफी के बाद एस। अब अगला देखो, गर्ल का प्लूरल क्या है, गर्ल्स। अब इस प्लूरल में एस आ गया लास्ट में, उस प्लूरल में एस नहीं था, इस प्लूरल में एस आ गया। तो जब ऑलरेडी एस लगा होता है तो हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाते। समझ में आई? मतलब जब प्लूरल में ऑलरेडी एस पहले लगा हुआ है तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद हम एस नहीं लगाएंगे, इसी को पूरे को क्या मान लेंगे, अपोस्ट्रोफी। समझ में आ गई? तो ये क्या बन गया, एस के बाद अपोस्ट्रोफी। अपने आप कैसे बन गया, एस तो पहले ही लगा हुआ था, हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दिया, उसके बाद हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले एस लगा हुआ है। तो प्लूरल के उस केस में जहाँ पे एस से एंड हो रहा है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस पहले से लगा हुआ है। तो गर्ल्स का रूम, गर्ल्स का रूम, तो का कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे गर्ल्स के बाद अपोस्ट्रोफी, और एस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है, और ये क्या है, प्लूरल केस है। ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल, नेल, नेल्स प्लूरल हो गया। अब नेल्स का कलर, नेल्स का कलर, ठीक है, तो का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगा ऑब्वियसली नेल के बाद। अब एस पहले से लगा हुआ है तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे, उसके बाद एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा हुआ है और ये क्या है, प्लूरल केस है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जीन, कभी भी जीन नहीं होता, जो आप जीन पहनते हुए, देखो जीन बनी हुई है, जो आप जीन पहनते हो वो हमेशा उसको जीन्स बोलते हैं, कभी भी जीन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमेशा हम एक पैर में तो जीन नहीं डालते, दो पैर में डालते हैं, तो इसलिए वो हमेशा प्लूरल माना जाता है, कभी भी उसको सिंगल नहीं माना जाता। तो अगर आप बोलते हो कि मेरी जीन कहाँ है, ये गलत है, आपको क्या बोलना है, मेरी जीन्स कहाँ है, क्योंकि जीन्स इज़ ऑलवेज प्लूरल, इट इज़ नेवर सिंगुलर, क्योंकि आप हमेशा दो पैर में डालते हो, राइट। तो जीन का प्लूरल जीन्स, ये तो मैं कह ही नहीं सकती क्योंकि जीन तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, हमेशा जीन्स ही होता है। तो अगर मुझे जीन्स की लेंथ की बात करनी है, जीन्स की लेंथ, तो यहाँ पे क साउंड आ गया, की, तो जीन्स के बाद अपोस्ट्रोफी आएगा, और ये एस ऑलरेडी पहले लगा हुआ है तो कॉमा के बाद मैं एस नहीं लगाऊंगी, और क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया अपोस्ट्रोफी का। ठीक है। ये कौन सा टॉपिक था, पंक्चुएशन का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक था कॉमा, जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अब ये कौन सा है, अपोस्ट्रोफी, जो पंक्चुएशन का सेकंड टॉपिक है। आगे इसके एग्जाम्पल करते हैं। रीराइट सेंटेंसेस विद अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, ही लेफ्ट माई बुक इन द रूम ऑफ रोहन। उसने मेरी बुक रोहन के रूम में छोड़ दी। तो ही लेफ्ट माई बुक सेम इन द, किसके रूम में, रोहन के रूम में। तो ऑफ की जगह अपोस्ट्रोफी आता है, ऑफ यहाँ से उसको एलिमिनेट कर देंगे, ऑफ को उड़ा देंगे, ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी। तो रोहन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, रोहन के रूम में, तो रोहन, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे ऑलरेडी एस नहीं है तो एस लगाएंगे, रोहन का रूम, अपोस्ट्रोफी एस, रूम, और ऑफ यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि ऑफ की जगह पे अपोस्ट्रोफी आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, द रेड पेन ऑफ राम इज लॉस्ट। इज लॉस्ट सेम, ऑफ यहाँ पे है तो राम को आगे ले आएंगे, राम के आगे अपोस्ट्रोफी एस, राम का रेड पेन खो गया। पहले वाले का मतलब क्या था, द रेड पेन ऑफ राम इज लॉस्ट, राम का रेड पेन खो गया। सेकंड का भी सेंस सेम है, राम से रेड पेन इज लॉस्ट, राम का रेड पेन खो गया। दोनों का सेंस सेम है, लिखने का तरीका अलग है, उसमें ऑफ लगाया है, इसमें अपोस्ट्रोफी लगाया है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, दे प्लेड विद द बॉल दैट गोविंद ओन्स। वो सब उस बॉल के साथ खेल रहे थे, जो बॉल किसकी थी, गोविंद की थी। किसकी थी, गोविंद की। तो यहाँ पे बिलोंगिंग आ रही है, किसकी थी वो बॉल, गोविंद की थी। तो मैंने बोला था कि जब सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, बिलोंगिंग आ रही है ना, तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफ में ही आ सकता है,
जहाँ पे भी बिलोंगिंग आती है, भी किसी की कोई चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो दे प्लेयड विद द गोविंद्स बॉल, वो सब किसके साथ खेल रहे थे, गोविंद की बॉल के साथ। अब ऑन्स हट जाएगा, ऑन्स का मतलब क्या है, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग की जगह हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी। तो विद द यहाँ तक सेम, गोविंद की बॉल, तो गोविंद की यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, उसके बाद बॉल, और यहाँ पे ऑलरेडी एस नहीं था पहले, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाऊंगी, और क्योंकि ये प्लूरल भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है जब हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, पर मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। एडजेक्टिव दैट टेल्स यू मोर अबाउट सब्जेक्ट और नाउन। एडजेक्टिव वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में या फिर नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्मार्ट। अब इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है, कैसी है वो, स्मार्ट है, तो शी के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, स्मार्ट, तो इसमें स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। सेकेंड इज ही इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, कौन है वो, स्टूडेंट है। अब इसमें स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया था कि नाउन से जस्ट पहले जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन की इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव देता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट की भी और नाउन की भी इन्फॉर्मेशन जो देता है वो एडजेक्टिव होता है। वैसे भी जो सब्जेक्ट होता है वो खुद भी नाउन होता है, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट और नाउन लिखा है, मीन्स सब्जेक्ट खुद भी नाउन होता है, तो एक ही बात है। तो नाउन स्टूडेंट कैसा है, हार्ड वर्किंग है, तो ये नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आता है, तो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव्स को सर्कल किया हुआ है। थर्ड एग्जांपल इज हर टोन इज स्वीट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हर टोन, उसकी आवाज़, ये सब्जेक्ट है, कैसी है उसकी टोन, स्वीट है, तो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, स्वीट है, कैसी है, स्वीट है, तो स्वीट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव है। आपको 10 सेंटेंसेस लिखने हैं रफ कॉपी में अपने आप, और उसमें एडजेक्टिव को सर्कल करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।